सो सी लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है? तो सी लैंग्वेज जो है वो एक्चुअल में क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज सी लैंग्वेज? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केवल सी नहीं है, सी के अलावा भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें से सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अगर सी के अलावा मैं बात करूं तो सी है, सी प्लस प्लस है, जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, ये तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैंने पढ़ी हुई है, जिनके बारे में मैं इनके सिंटेक्स भी जानता हूँ। इनके अलावा फोर्ट्रन है, कोबोल है, हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जो सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानी जाती है और जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है दैट इज सी लैंग्वेज। तो अगर सी लैंग्वेज आपको आती है तो अगर सबसे पहले आप इस लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो बाकी लैंग्वेजेस को सीखना भी काफ़ी आसान हो जाता है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी? व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सबसे पहले ये जानना जरूरी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के पहले। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से मैं सिर्फ लैंग्वेज को निकाल दूं कि लैंग्वेज क्या होती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज सिंपली यूज कम्युनिकेशन। हाँ सर। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, नेपाली है, जो भी है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। तो हम यहाँ पर कम्युनिकेशन किसके साथ करना चाहते हैं? देखिए, एक तरफ मेरे पास क्या है, हमारी मशीन है, एक तरफ क्या है, हम ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स आर वांट टू कम्युनिकेट विद द मशीन। देखिए, थोड़ा सा स्पीड में फास्ट ही रखूंगा क्योंकि ये बिल्कुल जनरल सी बातें आपको ऑलरेडी पता होगी, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो मेन चीज़ है, जो कोडिंग वाला पार्ट है, वहाँ तक पहुँच पाऊँ। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये सब चीज़ें बताना जरूरी है। सो ह्यूमन बींग्स वांट्स टू कम्युनिकेट विद द मशीन। तो मशीन के साथ कम्युनिकेट करना, आप देखो तो बच्चों अगर मशीन की बात करें कि मशीन किस एग्जीक्यूट करती है, तो मशीन सिर्फ हमारे बाइनरी नंबर्स को समझती है, मतलब 0 और 1 को ही सिर्फ मशीन एग्जीक्यूट कर सकती है। 0 1 कहेंगे या फिर हम ट्रू और फॉल्स कहेंगे। अब अगर ये भी कोई पूछे कि मशीन सिर्फ 0 1 को ही क्यों अंडरस्टैंड करती है, तो इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो होते हैं, तो सिर्फ वोल्टेज हाई और वोल्टेज लो को ही मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू जो वोल्टेज की रहेगी उसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे, मतलब उसको 1 मानेंगे, और एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम फॉल्स मानेंगे, मतलब 0। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर, जो 1 होगा उसको हम ट्रू मानेंगे और जो 0 होगा उसको हम फॉल्स मानेंगे। और अगर ह्यूमन बींग्स, तो मशीन हमारी समझती है 0 और 1 को, और ह्यूमन बींग्स समझते हैं हमारे, जैसे अगर हम यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश को सपोज ह्यूमन बींग समझते हैं। अब अगर ह्यूमन बींग्स को मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर एक बीच में हमको कोई इंटरफेस चाहिए। तो वो जो इंटरफेस है जो कि ह्यूमन बींग्स और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन देगा, दैट इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो अगर ह्यूमन बींग्स को कोई काम मशीन से करवाना है तो उस काम को हम उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में लिखेंगे, फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस कोड को कन्वर्ट करेगी मशीन कोड में, ताकि मशीन उसको समझ पाए, उसको एग्जीक्यूट कर पाए, और मशीन जो वापस आउटपुट देगी फिर से वापस उस आउटपुट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी जिससे इंसान को वो चीज़ समझ में आ जाए, ह्यूमंस को वो चीज़ समझ में आ जाए। तो ये पूरा काम यहाँ पर पीएल का होता है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ सी प्लस प्लस की, या मैं जावा की, या पाइथन की, या सी की, तो ये जो कोड होता है ये अलग अलग होता है। अगर हम जावा में काम कर रहे हैं, जो भी उसका कोड है उस कोड को जावा में लिखना पड़ेगा, तो ये सोर्स कोड जावा का होगा, तो जावा का जो कंपाइलर होगा वो कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। अगर पाइथन का करेंगे तो पाइथन का कंपाइलर कन्वर्ट करेगा, अगर सी का कोड होगा तो सी का कंपाइलर कन्वर्ट करेगा। इसी के ऊपर बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये भी दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वन इज कोल्ड HLL एंड वन इज कोल्ड LLL। HLL को कहेंगे हम हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिवाइड किया गया है उनकी इजीनेस के ऊपर, कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी इजी है, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या मशीन के लिए, उस हिसाब से दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। HLL की अगर मैं बात करूं, HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज हम उसको कहेंगे जो कि ह्यूमंस के लिए ज्यादा आसान है, मीन्स विच आर नियर टू द यूजर एंड फार फ्रॉम द मशीन। जैसे ये अगर मेरा यूजर है और ये मेरी मशीन है, तो जो PL है अगर वो ह्यूमंस के ज्यादा पास है, मतलब ह्यूमंस को ज्यादा अच्छे से, ज्यादा आसानी से समझ में आ रही है, तो उसको हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। तो अगर हमारी बात की जाए तो हमको अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए आसान रहेगा, क्योंकि वो हमारे ज्यादा पास है, मतलब उसके सिंटेक्स इंग्लिश जैसे ही उसके सिंटेक्स होंगे, उसी में हमको कोड लिखना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, विच इज नियर टू द यूजर एंड फार फ्रॉम द मशीन। और अगर लो लेवल लैंग्वेज की बात करूं मैं, तो उसमें क्या होगा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो मशीन के ज़्यादा पास होगी,
मतलब कुछ इस तरीके का डायग्राम इसका बनेगा। दिस इज अबाउट HLL एंड दिस इज अबाउट LLL। तो ये क्या होगी, विच इज नियर टू द मशीन एंड फार फ्रॉम द यूजर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए कि अगर जितनी ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज होगी, मतलब हमारे लिए जितना काम आप आसान बनाएंगे, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर होगा, उस कंपाइलर के लिए उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। अब जैसे मैं बात करूं C++, जावा, पाइथन, ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब हमारे लिए इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना आसान है। इनके जो सिंटेक्स होते हैं, सिंटेक्स या सिमेंटिक्स जो है वो इंग्लिश लाइक ही है, तो इनको सीखना आसान है। तो अगर यूज़र के ज़्यादा पास होगी और यूज़र का कोड आप जितना सिंपल रखेंगे, तो उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज, और इस कोड को कन्वर्ट कौन करता है? यूज़र जो भी कोड यहाँ पर लिखता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस कोड को हम क्या कहेंगे बच्चों? सोर्स कोड कहेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज सोर्स कोड। व्हाट इज सोर्स कोड? द कोड विच इज रिटन बाय प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा है, यूजर जो कोड लिख रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स कोड। अब सोर्स कोड पर्टिकुलर हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड अलग अलग होगा। जैसे अगर मुझे सी आती है तो सी का कोड लिखूंगा तो उसको कहूँगा सी का सोर्स कोड है। अगर पाइथन आती है, पाइथन का कोड लिखा तो मैं कहूँगा पाइथन का सोर्स कोड है। जावा में लिखेंगे तो जावा का सोर्स कोड है। तो ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, द कोड विच इज रिटन बाय प्रोग्रामर इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी जोड़ सकते हैं, इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो काम होगा, देखो सोर्स कोड हमने लिख दिया, यूजर ने यहाँ पर सोर्स कोड लिख दिया। अब उस सोर्स कोड को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर होगा, वो कंपाइलर उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन कोड में। और वो जो मशीन कोड होगा उसको मशीन हमारी एग्जीक्यूट करेगी। तो मशीन सिर्फ मशीन कोड को ही समझेगी। सो व्हाट इज मशीन कोड? द कोड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय मशीन। अब सोर्स कोड को मशीन कोड में जो कन्वर्ट करेगा वो कौन होगा? हमारा कंपाइलर होगा। सो कंपाइलर ही मेन चीज है। कंपाइलर क्या करेगा? जो आपका सोर्स कोड होगा, अगर मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाऊं तो बच्चों कंपाइलर क्या करेगा? मेरे सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड। तो अगर कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का सीधा सा मतलब है कि नया कंपाइलर डिजाइन करना। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन चीज होती है, उसकी मेन जो थिंग होती है वो क्या होता है? उसका कंपाइलर डिजाइन करना होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे हाई लेवल लैंग्वेज का कंपाइलर डिजाइन करना है और किसी और को लो लेवल लैंग्वेज का कंपाइलर डिजाइन करना है, तो कौन से कंपाइलर की डिजाइन ज्यादा आसान रहेगी, किसकी मुश्किल रहेगी? जैसा मैंने बताया बच्चों कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है वो इंसानों के लिए ज्यादा आसान होता है उसको समझना। तो अगर हमारे लिए ज्यादा आसान होगा तो फिर उसके कोरस्पोंडिंग में जो मशीन कोड होगा उसको कन्वर्ट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। देखो हम अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मशीन को चीज़ें आसानी से समझ में आए। मतलब मशीन से हम कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो मशीन कोड को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कंपाइलर का मेन काम क्या है? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। तो सोर्स कोड जितना पास होगा मशीन कोड के, तो कंपाइलर को उतना ही आसान होगा उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। तो अगर सोर्स कोड आपका LLL में होगा तो आसानी से कंपाइलर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कम प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी कंपाइलर की। और अगर सोर्स कोड आपका HLL में होगा तो कंपाइलर की उतनी कॉम्प्लिकेटेड, उतनी कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी पड़ेगी ताकि वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाए। तो HLL का जो कंपाइलर है उसकी कोडिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, HLL कंपाइलर मतलब किसी HLL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर या फिर LLL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर? तो आंसर इज HLL कंपाइलर। अगर हमको कोई हमारी, जैसे मान लो इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर मुझे मेरी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ निकालनी है तो मुझे अल्टीमेटली क्या बनाना पड़ेगा? कंपाइलर डिजाइन करना पड़ेगा। और कंपाइलर में आप देखो कि अब देखो यूजर की प्रॉब्लम कितनी सारी हो सकती है, यूजर के कोड कितने सारे हो सकते हैं, कितने सारे लॉजिक उसके हो सकते हैं। तो यूजर कितनी आसानी से अपनी प्रॉब्लम को उस कोड में सोल्व कर पा रहा है, ये उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्पेशल बात होगी। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग तरीके से अलग अलग यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या है ये तो आपको समझ में आएगी। पहला पॉइंट मैंने बताया, इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको मशीन से किसी कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, मशीन से आप कोई काम करवाना चाहते हैं, तो सी लैंग्वेज में उसका कोड लिख सकते। दूसरा अगर मैं कहूँ, इट इज हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज को जो सिंटेक्स है वो इंग्लिश लाइक सिंटेक्स है। मतलब ह्यूमंस को उसको समझना काफी आसान है।
So that's why this is a high level language. This is near to the user, far from the machine. और C लैंग्वेज के बारे में आपको बता दें, थोड़ा हिस्ट्री इसके बारे में जानना जरूरी है। ये मैंने पढ़ा था तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए इन 1972। सो यूएसए की जो बेल लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर इसको डेवलप किया गया था। बेल लेबोरेटरीज इन यूएसए 1972, और जिसने इसको डेवलप किया था उसका नाम क्या है? डेनिस रिची। तो इतनी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के बावजूद भी आज भी लोग इसको सीखते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो कुछ तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशल होगा जिस वजह से हम सी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। सी लैंग्वेज इतनी पुरानी होके भी हम पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या स्पेशल बातें इसके बारे में, उसी को हम अभी देखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्पेशल बातें हैं जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है और जो कि सी लैंग्वेज को स्पेशल बनाती है। वाई वी आर रीडिंग सी लैंग्वेज, इसके ऊपर फोकस कर लेते। अभी अगर आज की बात करें, हम अगर 2020 की बात करें तो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में है। सी के बाद C++ बनी है, इसके बाद जावा बनी है, इसके बाद पाइथन अभी मार्केट में चल रही है। कोटलैंड जो कि गूगल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी चल रही है। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी मार्केट में चल रही है, PHP चल रही है, कई सारी है। हमको सी क्यों पढ़ना चाहिए? तो देखिए मेन बात ये है कि अगर हम C++ की बात करें, जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, PHP की बात करें, तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ज्यादा रियलिस्टिक प्रोग्राम इसमें हम बना सकते। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया गया है इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कई सारे कंसेप्ट है, मींस इनकी फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कनेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड में जैसे काम होता है उसी को कोड में कन्वर्ट किया ताकि हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग भी कर पाए। इस वजह से ये UPS का कंसेप्ट लाए। शॉर्ट में इसको कहते हैं OOP कंसेप्ट। OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। इसके कई सारे कंसेप्ट होते हैं, डिटेल में आप सेकंड ईयर में आपके जरूर आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे। इसके कई सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट है। तो हालांकि इसके ऊपर अभी हम फोकस नहीं करेंगे। मेन मुद्दा यह है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के पहले आपको सिंपल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते। सो पहली जो हमारा टॉपिक क्या था कि हम सी लैंग्वेज को क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के पहले हमको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सी लैंग्वेज पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और जब हम डायरेक्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने जाए तो हमको आसानी रहे। राइट, तो पहला क्या है? बिफोर UPS लैंग्वेज। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन जो सी लैंग्वेज को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है वो क्या है? सी लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम बनते हैं बच्चे, उसकी मेन चीज क्या है कि चूंकि सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल बेस है, तो इसके जितने भी मॉड्यूल हैं या इसके जितने भी सिंटेक्स है वो इतने आसान है कि वो मशीन कोड में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो इसकी बहुत ज़्यादा है। स्पीड और मेमोरी की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि अगर आपको मशीन बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी है, मतलब हार्डवेयर बेस्ड अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो सी लैंग्वेज को ही वहाँ पर प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इसके प्रोग्राम की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और प्रोग्राम को जितनी मेमोरी चाहिए वो भी काफ़ी कम होती है। तो इस हम देखो कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो प्रोग्राम को अच्छा या बुरा कैसे माना जाता है कि प्रोग्राम अच्छा है कि बुरा है? उसके आउटपुट से नहीं, जो काम उसको करने के लिए कहा गया है वो काम अगर वो कर रहा है तो दैट इज वो तो उसको करना ही है, लेकिन वो उसको कितनी देर में कर रहा है और कितनी कम मेमोरी को यूज करके कर रहा है, उस प्रोग्राम को हम यहाँ पर बेस्ट कहेंगे। तो सी लैंग्वेज से जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसकी स्पीड अच्छी होती है और मेमोरी कम होती है। मतलब स्पीड तो होगी हाई, स्पीड होगी हाई और मेमोरी जो उसको रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? लो होगी। अधिकतर जितने माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग होती है, माइक्रो कंट्रोलर जैसे जो छोटे छोटे प्रोग्राम बनते हैं, जैसे मान लो वॉशिंग मशीन की प्रोग्रामिंग की हुई है, उसके अंदर कोई चिप लगी हुई है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। जितने भी डिवाइसेज हैं आजकल सारे स्मार्ट डिवाइसेज आ गए हैं, तो उनके माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग है वो भी सी लैंग्वेज में की जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि विंडोज और लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि इतने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी पूरा सी लैंग्वेज में बना हुआ है। इसके अलावा विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो भी सी लैंग्वेज में बनी हुई है और अभी भी बनती है। इसके अलावा कई सारे गेम ऐसे हैं जहां पर ज्यादा स्पीड चाहिए, तो उनकी जो बेसिक कोडिंग है वो भी सी लैंग्वेज में ही की गई है। तो सी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और मेन चीज जो आपको इसमें समझने की है कि इसके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो हाई होती है और मेमोरी इसमें
कम रिक्वायर्ड होती है। इसकी स्पीड हाई और मेमोरी इसकी लो क्यों है? क्योंकि इसके प्रोग्राम को लिमिटेड कोड में हम बनाते हैं और इसमें कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के जो फीचर्स हैं वो सी के अंदर नहीं है, तो कोड काफ़ी आसान होता है, काफ़ी छोटा होता है, इस वजह से काफ़ी अच्छी स्पीड में और काफ़ी कम मेमोरी के साथ उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जबकि अगर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और ये जो एडवांस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनकी बात करें तो इसमें चूंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग होती है तो इसके अंदर थोड़ा सा स्पीड का इशू रहता है, तो वहाँ पर वैसे ही हार्डवेयर फिर आपको चाहिए। अगर आपकी मेमोरी कम है, अगर मोबाइल में 1 GB अगर आपकी रैम है या उससे भी कम रैम है, तो कुछ गेम ऐसे होंगे जो कि एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। तो कम कंस्ट्रेंट के साथ, मतलब कम मेमोरी के साथ भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम कोड को अच्छी स्पीड से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे कि सी लैंग्वेज को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस मैंने आपको बताए कि सी लैंग्वेज को हम इस वजह से पढ़ रहे हैं। बाकी सी लैंग्वेज की जो बेसिक फीचर्स की बात हम कर लेते हैं कि क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब बच्चों हमने सारी बात देख ली कि सी लैंग्वेज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो अब सी लैंग्वेज की क्या मेन फीचर्स है, क्या क्या मेन पॉइंट है जो कि हमको मालूम होना चाहिए। तो पहला तो ये तो मैंने बता ही दिया, इट इज HLL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड, इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव मीन्स it can distinguish between the lower case and upper case. It is treating the lower case and upper case letter differently. Means upper case and lower case are different. अगर आपने लिखा है अमित, तो सी लैंग्वेज के अंदर ये दोनों चीजें अलग अलग ट्रीट करेगा। मतलब ये अमित और ये अमित दोनों नाम बिल्कुल अलग हैं। स्मॉल है और कैपिटल है, मतलब जितने भी स्मॉल और कैपिटल, लोअर केस और अपर केस है उनको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। और जब भी आप सी लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे तो मैक्सिमम काम 99.9% काम आपको स्मॉल केस में ही करना है, तो आपको लोअर केस में ही काम करना है। तो हमेशा जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि हम लोअर केस में लिख रहे हैं कि अपर केस में लिख रहे हैं। और मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स होगा, जहां पर इसके इनबिल्ट सिंटेक्स की बात आएगी तो उनको हमको लोअर केस में ही यूज करना है। अगर यूजर डिफाइंड वैल्यूज की बात आएगी तो वहां पर आप जरूर अपर केस को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सिस्टम डिफाइंड सिंटेक्स है वो लोअर केस में ही रहेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और वी कैन से इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, प्लेटफॉर्म की जब भी हम बात करते हैं, प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं तो अभी हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे हैं, जैसे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें विंडोज 7, 8, 9, 10 डिफरेंट वर्जन हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा मैकिन्टोश के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब सी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ये विंडोज के लिए, ये किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप इनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं विजुअल बेसिक की, तो विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ने ही डिजाइन की है। तो ये क्या हो गई? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी में ही काम करेगी। सो दिस इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दिस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जबकि सी लैंग्वेज की बात करें, सो इट इज अ प्लेटफॉर्म independent because the program of C language can run in any kind of operating system dependent। हालांकि विजुअल बेसिक के बारे में मैं नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि विजुअल बेसिक जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और विजुअल बेसिक केस इनसेंसिटिव भी है। मतलब विजुअल बेसिक में अगर कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसको लोअर केस या अपर केस किसी में भी बना सकते हैं, वहां पर केस की कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सी लैंग्वेज में ये दिक्कत है, आपको मैक्सिमम क्या 100% काम आपको लोअर केस में ही करना है, अगर सिस्टम डिफाइंड सिंटेक्स की हम बात करेंगे। इसके अलावा जो मेन फीचर है सी लैंग्वेज की वो क्या है? इट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज प्रोसीजर का क्या मतलब है? चलो इस कंसेप्ट को हम समझते हैं कि प्रोसीजरल का क्या मतलब है। मतलब इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम आप बनाएंगे वो सारे प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। या आप चाहे कि पहले मैंने कोई काम किया था उसी का मैं इनहेरिटेंस यूज करके मैं नया प्रोग्राम बना लूं, मतलब वही वाली फीचर्स मैं नए में यूज कर लूं, मतलब इस तरीके का कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं रहेगा। प्रोसीजर मतलब कोई काम करना है तो मतलब उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने कोई फंक्शन बनाया, कोई प्रोग्राम बनाया 2 नंबर का सम करने वाला। तो एक फंक्शन बनाया सम, जो कि क्या करता है? 2 नंबर का सम करता है, ए और बी दोनों का सम करता है और आपको रिजल्ट देता है। तो ए प्लस बी परफॉर्म करता है ये और आपको सम निकाल के देता है।
तो अब अगर आप चाहें कि मुझे 3 नंबर का सम करना है, तो 3 नंबर का सम करना है तो फिर से आपको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि ए बी सी का सम करेगा, जो कि a प्लस बी प्लस सी करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी पहले जो फंक्शन बनाया था उसी कंसेप्ट को आप यूज करके इसको यूज कर पाए। मतलब हर काम के लिए आपको अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, अलग प्रोसीजर उसके लिए रखना पड़ेगा, आपस में कोई डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं रहेगी। बाकी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये कंसेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। तो अब मैं बात कर लेते हैं मेनली कोड की, कि हम इसमें जो काम करेंगे वो किस तरीके से काम करेंगे, हाउ टू वर्क या हाउ टू मेक प्रोग्राम। तो बच्चों हम क्या बनाना चाहते हैं, हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। प्रोग्राम क्या है, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम एक्चुअल में वही होगा जैसा मैंने शुरू में बताया कि हम एक्चुअल में क्या चाहते थे, हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते थे। हमारी जो भी प्रॉब्लम थी उसको हम मशीन से सोल्व करवाना चाहते थे। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम एक तरीके से प्रोग्रामिंग कहेंगे। सो व्हाट इज प्रोग्राम, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर फॉर एग्जीक्यूशन। तो मशीन से जो भी चीज हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हम देंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। और प्रोग्राम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको बनाना होगा, ठीक है। तो जो हम लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे। सो पहली जो स्टेप्स होगी टू मेक प्रोग्राम, मेक और एग्जीक्यूट प्रोग्राम। तो पहला काम हमको क्या करना है, राइट सोर्स कोड या राइट कोड लिखना है। कोड किस में लिखेंगे हम, स्पेशली जो टर्बो C++ की जो एप्लीकेशन है, जो हम यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करेंगे। और उसकी जो ब्लू कलर की स्क्रीन है उसके अंदर हम सोर्स कोड लिखेंगे। अब उस सोर्स कोड में हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन सोर्स कोड उसमें हम लिखेंगे। तो पहला काम होगा राइट सोर्स कोड। और जो सोर्स कोड आप बनाएंगे उसका जो एक्सटेंशन होगा तो उस फाइल को आप नाम देंगे। अब जैसे उसका कुछ भी नाम दिया, जैसे मान लो मैंने उसका नाम दिया फर्स्ट, तो first.cpp एक्सटेंशन की फाइल बनती है। चूंकि हम सी लैंग्वेज के कोड को रन करने के लिए टर्बो C++ के कंपाइलर को यूज कर रहे हैं, तो चूंकि हम जितनी फाइल इसमें बनाएंगे, जैसे मान लो मैं टर्बो C++ ओपन करके आपको बता रहा हूं, तो ये ब्लू स्क्रीन हमारे पास आ गई है, तो इस ब्लू स्क्रीन में हम जो भी लिखेंगे, ये जो कोड होगा ये होगा हमारा सोर्स कोड। तो ये जो फाइल बनेगी, जो कोड की जो हमारी फाइल बनेगी, इसको जब आप सेव करेंगे, जैसे फाइल पे जाएंगे, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है सेव और एक ऑप्शन है सेव एज। तो अगर सेम फाइल को आपको सेव करना है, जैसे जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं उसी फाइल को सेव करना है, तो आप सेव कर सकते हैं। और अगर इसकी एक और कॉपी बनानी है किसी दूसरी जगह पर, तो आप सेव एज कर सकते हैं। तो जब आप सेव एज करेंगे, यहाँ पर आप फोल्डर वगैरह सेलेक्ट करेंगे, जो भी इसका नाम देना है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ नाम दे रहा हूँ, ओके। तो देखो इसका नाम आ गया ghj.cpp। मतलब यहाँ पर जो फाइल का एक्सटेंशन है वो .cpp है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम बन रहा है वो C++ के लिए बन रहा है। अगर आप बेसिक C के कंपाइलर पे काम करेंगे तो उसका एक्सटेंशन .c होगा, जबकि C++ की जो आप फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन .cpp होगा। तो ये एक्सटेंशन है हमारे पास C++ के प्रोग्राम का। अब चूंकि हम C++ के कंपाइलर पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे जितने भी प्रोग्राम होगा उसका एक्सटेंशन CPP होगा। जबकि अगर आप C में ही अगर काम करेंगे तो उसका एक्सटेंशन .c होता है, अगर वो C के कंपाइलर पर ही अगर आप काम कर रहे हैं तो। लेकिन चूंकि C++ के कंपाइलर पर काम करना आसान है और C++ के कंपाइलर पर C के सारे प्रोग्राम बड़ी आसानी से बन जाते हैं, तो हम यहाँ पर C++ के कंपाइलर को यूज कर सकते हैं C के जितने भी प्रोग्राम है उनके लिए। बात समझ में आ गई। सोर्स कोड हमने लिख दिया, उसको हमने सेव कर दिया, उसका एक्सटेंशन आ जाएगा। तो first.cpp, तो ये जो फाइल होगी इसको हम कहेंगे सोर्स कोड फाइल। प्रोग्राम बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, उस प्रोग्राम को हमको कंपाइल करना है। क्या करना है, उसको कंपाइल करना है। सेकंड स्टेप, कंपाइल द कोड। प्रोग्राम को कंपाइल करने का सीधा सा मतलब है कि जो सोर्स कोड आपने लिखा है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, मतलब मशीन कोड उसका बन जाएगा। लेकिन मशीन कोड उसका तभी बनेगा कि जब वो पूरा जो सोर्स कोड आपने लिखा है वो पूरी तरीके से सही हो। तो जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो सबसे पहला काम जो कंपाइलर करता है वो क्या करता है, आपके सारे सोर्स कोड को चेक करता है कि कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर होती है तो आपको एरर को बताया जाता है कि इस लाइन में ये एरर है। तो ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा प्रोग्राम आपका एरर फ्री नहीं हो जाता। और जब आपका पूरा प्रोग्राम एरर फ्री हो गया उसके बाद में मतलब उसका सक्सेसफुली मशीन कोड बन जाता है। तो कंपाइल सेकेंड स्टेप है उसको कंपाइल करना। तो कंपाइलर आपका क्या कर रहा है, एक्चुअल में सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में,
लेकिन मशीन कोड में कन्वर्ट करने के पहले वो आपको एरर भी दे रहा है कि वो जो कोड लिखा है वो पूरी तरीके से सिंटेक्स सिमेंटिक्स उसकी सही है कि नहीं। तो पहले एरर्स देगा, एरर फ्री होने के बाद आपका मशीन कोड बन जाएगा। और जब आपका मशीन कोड बन जाता है तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपने ये जो फाइल बनाई, जैसे मान लो कोई कोड लिखा, तब आपकी फाइल बन गई first.cpp। तो जब आप कंपाइल कर देते हैं तो एक और फाइल बनती है यहाँ पर first.obj नाम की फाइल बनती है। उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, obj। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल, या फिर इसको हम सीधा कह सकते हैं मशीन फाइल या मशीन कोड फाइल। बात समझ में आई बच्चों? प्रोग्राम बनाया, .cpp एक्सटेंशन की फाइल बनी, कंपाइल किया, उसको एरर बताई, एरर को दूर किया, फाइनली एक और फाइल कंपाइलर बना के देगा आपको, ऑब्जेक्ट फाइल बना के देगा। और जो थर्ड स्टेप होगी, जब आपने सक्सेसफुली प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, जो थर्ड स्टेप होगी वो होगी एग्जीक्यूट द कोड या रन द कोड, उस कोड को रन करना। तो जब रन करते हैं तो जब मशीन कोड बन जाता है तो सिस्टम फिर वहां पर एक और फाइल बनाता है, और जो आपकी फाइल का नेम होता है first.exe, तो exe फाइल बनाता है। तो एक प्रोग्राम जो आप बनाते हैं उसके लिए 3 फाइल बनती है, एक तो .cpp जो कि उसकी सोर्स कोड फाइल होती है, और एक .obj एक्सटेंशन के साथ जो कि उसकी ऑब्जेक्ट फाइल होती है, और जब आप उसको रन करते हैं तो उसकी exe फाइल बनती है। exe का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से ये सारी फाइल। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर ही रखा होगा, इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। ये फुल स्क्रीन में हमको कोडिंग करने की फैसिलिटी देता है। तो यहाँ पर अगर पहले से प्रोग्राम बना हुआ है, आपको उसी में एडिट करना है तो ठीक है, नहीं तो फाइल पे जाएंगे, न्यू करेंगे। ये पूरा देखो, पूरी ब्लैंक स्क्रीन यहाँ पर आई है, और यहाँ पर जो ये ऊपर लिखा है तो ये इसका डिफॉल्ट नेम लिख के आया भाई, नो नेम 00, इसका कोई नेम नहीं है। तो आप जब आपको पहला प्रोग्राम बनाना हो तो इसको ओपन करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, फिर यहाँ पर नो नेम 00 लिख के आएगा, या कुछ और 00 की जगह 01 भी आ सकता है, 02 भी आ सकता है। फिर फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, या फिर F2 भी आप दबा सकते हैं। इसमें सेव पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये ओपन होगा। तो जहाँ पर नो नेम 00 लिखा हुआ है उसको आप डिलीट करेंगे, और यहाँ पर जो भी नाम आप देना चाहते हैं, जैसे माई नाम में यहाँ पर देना चाहता हूँ, और फिर ओके कर देंगे। और ये देखिए ये जो फाइल हमारी बन रही है ये कहाँ पर जाके सेव हो रही है। तो हमारा जो लोकेशन है उसकी क्या है, जो आपकी हार्ड डिस्क का C ड्राइव है उसके अंदर टर्बो C3 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बिन नाम का फोल्डर है। टर्बो C3 के अंदर बिन नाम के फोल्डर के अंदर आपकी ये my.cpp फाइल जाके सेव हो रही है। इसको ओके करते हैं। तो देखिए my डॉट मतलब एक तरीके से जो नो नेम 00 फाइल थी उसको हमने रीनेम कर दिया, my.cpp नाम की फाइल यहाँ पर बन गई है। अब जो भी सोर्स कोड है वो सोर्स कोड आप लिखेंगे। हालांकि अभी सोर्स कोड के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं है, तो डिटेल में आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से C लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया जाता है। फिर भी मैं सैंपल के तौर पे यहाँ पर एक प्रोग्राम बना देता हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। हैश इंक्लूड लेस देन stdio.h, और तो ये जैसे मैंने यहाँ पर कोड लिखा है, तो कोड लिखने के बाद क्या करना है, आप ये देखो जैसा मैंने बताया था आपको कि जब आपने इसमें फाइल बनाई है तो दिस पीसी पे चलते हैं, मतलब माई कंप्यूटर ओपन किया, इसका जो C ड्राइव है इस C ड्राइव को ओपन करता हूँ, टर्बो C3 फोल्डर को ओपन करता हूँ, उसका बिन फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इतनी सारी फाइल आपको मिलेगी। मेरी फाइल का नाम क्या था, यहाँ पर माई नाम की फाइल थी। तो ये देखो माई करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो my.cpp नाम की फाइल दिख गई है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं तो फाइल हमारी कहाँ पर जाके सेव हो रही है। अब जब मैंने इसमें कोड लिख दिया, इसके बाद में मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ये देखिए मेरा कोड लिखा हुआ है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करते हैं। सेकंड काम होगा कंपाइल, तो कंपाइल पे क्लिक करेंगे और कंपाइल कर देंगे, या फिर Alt+F9 दबाने से भी कंपाइल हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या हुआ, इसमें एरर आ रही है, वार्निंग 00 और एरर 1। देखो वार्निंग आने से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एरर उसके अंदर है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि वो एरर दूर नहीं हो जाती। तो एरर देख लेते हैं क्या है, प्रिंट शुड हैव अ प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रिंट इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, printf फंक्शन है। तो F करता हूँ, वापस से इसको मैं कंपाइल करता हूँ। अब देखिए वार्निंग 00 आ गई, एरर 00 आ गई, तो कंपाइल हो गया है। इसके बाद में क्या करना है, इसको रन करना है। तो Ctrl+F9 से ये रन हो जाएगा। अब ये रन होकर वापस इसी जगह आ गया है,
तो ये रन हुआ और रन होने के बाद वापस यहाँ आ गया, तो हमको कुछ दिखा ही नहीं। तो Alt F5 दबाएंगे जिससे आपको आउटपुट दिख जाएगा, या फिर वो conio.h हेडर फाइल से वो भी बता दूंगा कि तुरंत अगर आपको आउटपुट देखना है तो conio.h हेडर फाइल से getch और clrscr जो फंक्शन है उनको यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं अभी आपको फाइल स्ट्रक्चर बता रहा था। तो देखो वो जो my.cpp फाइल बनी थी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जब हम किसी प्रोग्राम को रन कर देते हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल भी बनती है और फिर उसकी exe फाइल भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे my.cpp दिख रही है, हालांकि तो हो सकता है किसी और फोल्डर की लोकेशन पे जाके ये सेव कर रहा हो। पहले तो यहीं पे सेव करता था ये देखो यहाँ पर ये सेव कर रहा है। इसी के अंदर एक फोल्डर है सोर्स नाम का, यहाँ पर ये सेव कर रहा है। देखो ये माई नाम की 2 फाइल यहाँ पर बनी है, दिख रहा है आपको? जूम करूँ इसको, देखो ये बनी है exe फाइल और ये बनी है इसकी ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। तो कुल मिला के प्रोग्राम की जो स्टेप्स है वो यही है। पहले प्रोग्राम आप लिखेंगे, .cpp एक्सटेंशन में वो काम होगा, फिर आप उसको कंपाइल करते हैं, एरर बताते हैं, उसके बाद में उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। फिर उस ऑब्जेक्ट फाइल को कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है exe फाइल बना के, तो उसकी exe फाइल बन जाएगी। कि नेक्स्ट क्लास में ये जो अंदर का जो कोड है, देखो अभी तक हमने अंदर के कोड की बात नहीं की, अभी सिर्फ एनवायरनमेंट की बात की है कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब हमारा मेन फोकस रहेगा इस कोड में, ये जो ब्लू स्क्रीन का जो कोड था इस कोड में फोकस रहेगा, ठीक है, कि इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या इसके सिंटैक्स होंगे, किस तरीके से इसमें प्रोग्राम बनाए जाएंगे, ये हैश इंक्लूड का क्या मतलब है, वॉइड मेन का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे।